Okay. Is my screen visible now to everyone? I hope it is visible now. Thank you. Okay. So in the last lecture, we learned about inner core and outer core. We learned about the depth. We learned about the temperature of inner core and outer core. We learned about the density of inner core and outer core. But now there is one more thing in outer core. Okay, that is magnetosphere. That is magnetic field. Now, if you see this animation properly, you can see Earth in between, and there are some lines moving around the Earth. These lines are called as magnetic field of the Earth. This is the magnetic field of the Earth, but this magnetic field starts right from inside the Earth. It originates from inside, that is interior of the Earth. But कैसे ये originate होता है, कैसे ये form होता है, वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. कि how this magnetic field originates and forms from interior of the Earth. ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं. Let us understand. Now, if we talk about outer core, everyone knows, we have learned in last lecture that outer core is made up of liquid, or it is in a liquid state. Okay, liquid or semi-liquid state. We know outer core is in liquid state. Now, if we talk about outer core, the proportion of iron is more in this layer. अगर आप कोई भी लेयर को कंपेयर करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा आयन आपको इसमें मिलेगा. कौन से लेयर में मिलेगा? आउटर कोर में मिलेगा. और ये जो आयन है ना, ये भी लिक्विड स्टेट में. और हमको सबको पता है द कॉम्बिनेशन ऑफ आयन एंड मैग्नेट. वी हैव लर्नड इन साइंस द कॉम्बिनेशन ऑफ आयन एंड मैग्नेट. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट्स. यहां तक अपने को समझा कि आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट एंड आउटर कोर में आयन का प्रोपोर्शन ज्यादा है. ना ये आउटर कोर में ना एक करंट जनरेट होता है जिसका नाम है वर्टिकल करंट्स. ठीक है, एक्चुअली इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट्स, बट इसको और एक नाम से बोलते हैं वर्टिकल करंट्स, बिकॉज दिस करंट मूव्स इन टू डायरेक्शन. वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल. बट आउटर कोर में ये करंट्स वर्टिकली मूव होते हैं. ठीक है, अब ये वर्टिकली क्यों मूव होते हैं, इसका एक रीजन है. द रीजन इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर. द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ इनर कोर एंड आउटर कोर. मतलब इनर कोर का टेम्परेचर अलग है और आउटर कोर का टेम्परेचर अलग है. ये डिफरेंस के वजह से ये वर्टिकल करंट्स जनरेट होते हैं. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अपने अर्थ सरफेस में आपने देखा रहेगा कि वी हैव विंड्स, लेकिन पूरे दिन वो हवा नहीं चलता है और उसका स्पीड पूरे दिन सेम नहीं रहता है. इन मॉर्निंग द स्पीड ऑफ द विंड विल बी मोर, इवनिंग इट विल बी लेस. द रीजन इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट और ओशन का टेम्परेचर कभी सेम नहीं रहता है बच्चा लोग. कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो ओशन का कम, ओशन का ज्यादा तो टेम्परेचर अपना कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर कम. और ये डिफरेंस की वजह से विंड्स एक ही स्पीड में ब्लो नहीं होता है. वैसे ही अर्थ के अंदर ये वर्टिकल करंट्स क्यों जनरेट होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ इनर कोर एंड आउटर कोर. द अर्थ रोटेशन. अभी और एक रीजन है कि वर्टिकल करंट्स क्यों जनरेट होता है, बिकॉज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. हमने बचपन में पढ़ा था अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होता है ना, तभी भी ये वर्टिकल करंट जनरेट होता है. एंड दिस वर्टिकल करंट्स जब ये मूव होता है ना एडी सर्कुलर मोशन. कौन से मोशन में? एडी सर्कुलर मोशन. दैट इज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द अर्थ. मतलब अर्थ अगर लेफ्ट टू राइट घूम रहा है तो अंदर का करंट्स राइट टू लेफ्ट घूमेगा. उसको बोलते हैं एडी सर्कुलर मोशन. एंड दिस इज द रीजन दैट इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट. This is the reason that the electric currents generate. And this electric current, when it generates, it results into development of magnetic field. ये इलेक्ट्रिक करंट्स क्या करता है? ये जनरेट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जियो डायनामो भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जियो डायनामो. व्हाट वी से? जियो डायनामो. ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ and for us also. How it is important? Let us understand that. Okay, this magnetic field
is not only functional inside the earth, it is also functional outside the earth. मतलब अर्थ के बाहर भी ये मैग्नेटिक फील्ड घूमते रहते हैं, हमको दिखता नहीं है, बट इट इज प्रोटेक्टिंग आवर अर्थ. किससे प्रोटेक्ट करता है सर अर्थ अपने अपने अर्थ को, या अपने को किससे प्रोटेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट्स, दिस मैग्नेटिक फील्ड protects us from the solar winds which is emitted by sun rays. Can you see this image? The solar winds are deflected by a blue color line. That blue color line is magnetic field. Can you see the earth? That solar winds are not reaching the earth. Why? Because this magnetic field is deflecting the solar winds. And the earth's atmosphere is protected from solar winds, because if this solar winds directly falls on the earth, it will affect the living species on the earth. So it's a good thing that we have this magnetic field. And this is the fifth and most important sphere of the earth. Sir, fifth, पहले चार कौन से? पहले चार कौन से मालूम है? एटमॉस्फेयर, बचपन में पढ़ा था, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटोस्फीयर. ठीक है, तो मैग्नेटोस्फीयर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन रेज, दैट इज सोलर विंड्स. ओके, तो ये था आउटर कोर एंड मैग्नेटोस्फीयर. I hope you understood the concept of magnetic field, how it started, how it protects us, and how it is there still now. Because this magnetic field is there on the earth. Magnetic field is there on the earth from million years, that is billion years old. Okay, so this was about outer core. Now we come to mantle. Now mantle is the next layer of the earth. हमने कोर पूरा खत्म किया, हमने इनर कोर भी पढ़ा, आउटर कोर भी पढ़ा, मैग्नेटोस्फीयर भी पढ़ा. अभी हम मैंटल के बारे में पढ़ेंगे. Mantle lies between crust and core. If you see this image properly, आपको दिखेगा, देखो crust है लेफ्ट हैंड साइड में और core है राइट हैंड साइड में, बीच में mantle है. So mantle lies between the core and crust. Now if we talk about mantle, mantle is the thickest layer of all the three. ठीक है, it is one of the thickest layer. But the mantle covers 84% of the layer. मतलब अगर हम बात करेंगे ना तीनों लेयर का, तो तीनों लेयर में 84% मैंटल ही है. बाकी का जो 16% है ना, वो है कोर और क्रस्ट. Now mantle is further divided into lower mantle and upper mantle. जैसा कोर इनर कोर था और आउटर कोर था, वैसे ये लोअर मैंटल और अपर मैंटल है. तो थोड़ा बहुत अपर मैंटल के बारे में पढ़ेंगे, हाउ अपर मैंटल looks and what are the properties of upper mantle. If you see this image, आपको दिख रहा है, देखो upper mantle is closer to the earth's surface and lower mantle is closer to outer core. ध्यान से वो इमेज को देखना, देखो लोअर मैंटल इज क्लोजर टू आउटर कोर एंड अपर मैंटल इज क्लोजर टू अर्थ सरफेस, दैट इज क्रस्ट. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट अपर मैंटल इज इन लिक्विड और सेमी लिक्विड स्टेट. कुछ कुछ जगह पे लिक्विड है, कुछ कुछ जगह पे सेमी लिक्विड है या मोल्टन स्टेट में है अपर मैंटल. ठीक है, दूसरा चीज है, मोस्ट ऑफ द मैग्मा चेंबर्स आर फाउंड ओवर हियर. Magma chamber is the chamber from where magma comes out and results into volcanic eruption on the earth. Chamber मतलब क्या मालूम है? आपने रोड के बीच में देखा है, पॉटहोल्स देखा है, उसको ढक्कन भी रहता है, तो उसको भी चेंबर बोलते हैं. तो ऐसे ना चेंबर्स है ना अपने मैंटल में है, जिसमें से मैग्मा को निकलने का वे मिलता है. ठीक है, एंड व्हेन द मैग्मा कम्स आउट ऑफ दिस चेंबर्स, इट रिजल्ट्स इनटू वोल्केनिक इरप्शन. ठीक है, और वोल्केनिक इरप्शन में निकलता क्या है? अर्थ के अंदर का मैग्मा. ठीक है, और मैग्मा जब बाहर आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लावा. Now this layer is also known as asthenosphere. Can you see the image? वहां पे देखो नीचे दिया है, देखो asthenosphere. Asthenosphere lies in upper mantle. Asthenosphere is in semi-liquid state. And why we are talking about asthenosphere? Because all the 7 continents on the crust floats on this asthenosphere. Floats, हाँ, move नहीं, floats. पूरा क्रस्ट इस पे फ्लोट होता है एस्टेनोस्फीयर पे. इसके लिए ना अपना कॉन्टिनेंट्स है ना हर साल मूव होता है, अपने को पता नहीं चलता बिकॉज इट्स वेरी स्लो, बट हर साल अपना कॉन्टिनेंट मूव होता है.
Either the continents are moving away from each other or they are moving close to each other. But because of this asthenosphere, और asthenosphere कौन से mantle में है? Upper mantle में. अच्छा, सिर्फ volcanic eruption नहीं होता है, it also results into earthquake. Mantle is responsible for earthquake also because epicenter of the earthquake. What is epicenter? From where the earthquake starts. So epicenter of the earthquake is always located in mantle. फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र का लिया तो महाराष्ट्र में कैसा है कि अगर मुंबई में अर्थक्वेक चालू हुआ और पूरे महाराष्ट्र में वो स्प्रेड हुआ तो वो मुंबई इज द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक, जहां से ये चालू हुआ है. मतलब मुंबई के नीचे का जो मैंटल वाला पार्ट है ना, वहां से अर्थक्वेक चालू हुआ. ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है. सो इट इज रिजल्टिंग इनटू वॉल्केनिक इरप्शन एज वेल एज अर्थक्वेक. नाउ अपर मैंटल begins at the depth of approximately 42 किलोमीटर from earth surface. मतलब earth surface से आप खोदना चालू करोगे ना और 42 किलोमीटर तक पहुंचोगे, जो आप पहुंचोगे नहीं, it is not possible. If you dig 42 kilometers down, the mantle part starts, and from there the upper mantle extends to 700 kilometers. अगर कोई पूछा अपर मैंटल कहां से कहां तक है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 42 टू 700 किलोमीटर्स. टेक्स्ट बुक में सिर्फ 42 किलोमीटर्स दिया है, 700 नहीं दिया है. This is just an additional information which I am giving you. Now, due to endogenetic movements, endo बोलेगा तो क्या? Endo का मतलब internal. It's a Greek word. Endo means internal. Due to internal movements occurring in this layer, it results into mountain building. मतलब आज जो हम लोग mountains देख रहे हैं ना, हिमालयास, सह्याद्री mountains, plateaus, that is Maharashtra plateau, Karnataka plateau, ये सब हम लोग जो अभी देख रहे हैं ना, this is the result of internal movements happening in the mantle part. ठीक है, mantle में ये internal movements होता है जिसकी वजह से earth surface के ऊपर ये formation होता है, formation of continents and formation of mountains. And it also results into rift valley. Rift valley मतलब क्या है ना, जमीन के बीच में है ना क्रैक आके दो जमीन अलग हो गया, रिफ्ट हो गया, इसके लिए उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली. आपको एक बड़ा सा बीच में एक डिप्रेशन दिखेगा, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली. ठीक है, एंड इट आल्सो रिजल्ट्स इनटू वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक. तो ये था अपर मैंटल के बारे में. Are we clear with upper mantle? Okay. So what I'll do, I'll stop the session over here. I hope you understood till here. Sorry for the inconvenience which started in the lecture. I couldn't